स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशंस को। इट शुड बी ई ओवर हियर। स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशंस को। नाउ व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन होता है which resists change in pH. Any solution which resists change in pH on addition of small amount of acid or base. मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास कोई सॉल्यूशन, तो अगर इस सॉल्यूशन में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करेंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट, या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करेंगे, तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच है, दैट पीएच रिमेन्स कांस्टेंट, दैट डज नॉट चेंज। तो दैट सॉल्यूशन which does not change its pH on addition of this small amount of acid or a small amount of base, that's actually called a buffer solution. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन। सॉल्यूशन इज which do not change their pH, we do not change their pH on addition of this will be theoretical portion mostly, on addition of small amount of acid or base, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो थोड़ा सा अगर आप एसिड ऐड करोगे या थोड़ा सा बेस करोगे ऐड टू दिस सॉल्यूशन, इट विल नॉट चेंज इन पीएच। ओवरऑल वी कैन से दैट दिस सॉल्यूशंस रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो ये अपना पीएच मेंटेन रखते हैं ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, और वी कैन से these solutions resist change in pH. Such solutions resist change in pH. Such solutions resist pH change. Change in pH on addition of small amount of acid or base. Small amount of acid or base. This is basic definition. तो ये definition है। अगर हम बफर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हम बफर सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। वी क्लासिफाई दिस बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन है जो मेरे पास है, वी क्लासिफाई, वी स्टडी देम अंडर टू हेडिंग्स। तो दो हेडिंग्स हम इनकी करते हैं। एक होता है हमारे पास एसिड बफर या एसिडिक बफर, और दूसरा होता है हमारे पास बेसिक बफर। तो वन इज एसिडिक बफर एंड द अदर इज बेसिक बफर, and the second one is basic buffer. So there are two categories of basic buffer solutions. One is our acidic buffer and the second one is basic buffer. तो देखते हैं एसिडिक बफर क्या होता है और बेसिक बफर क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। Which of the following, out of the following given options, which one is acidic buffer? Out of the following given options, which one acts as a basic buffer? तो यहाँ से theoretical questions आते हैं। तो एसिडिक बफर क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखेंगे। एसिडिक बफर को अगर हम देखेंगे, इट्स अ वीक एसिड। तो यहाँ पे हमारा वीक एसिड होगा, वीक एसिड प्लस इट इज सॉल्ट, प्लस सॉल्ट। तो कौन सा सॉल्ट? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक बफर में आपके पास एक होगा वीक एसिड और प्लस उसके साथ सॉल्ट होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे बेसिक बफर क्या होता है। तो बेसिक बफर में हमारे पास अगर यहाँ पे वीक एसिड है, यहाँ पे वीक बेस होगा, वीक बेस प्लस सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ये बात आपको याद रखनी है पहले। द फर्स्ट मोस्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, तो ये बात आपको याद रखनी है। एसिडिक बफर वो होता है जिसमें एसिड वीक होता है, वीक एसिड प्लस इस वीक एसिड का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड, इसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक वीक स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे वीक बेस होती है प्लस इस वीक बेस का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक, सो तो बेसिक बफर में बेस के दोनों कंपोनेंट्स वीक होते हैं, सिर्फ साल्ट का एसिडिक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है। तो लेट अस डिस्कस नाउ एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। तो इनको डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक बफर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, एसिडिक बफर क्या होता है, इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एसिडिक बफर को डिस्कस करें। नाउ सी यू आर हियर, एसिडिक बफर को डिस्कस करें। एसिडिक बफर,
एक बार फिर बताऊंगा एसिडिक बफर क्या होता है। इसमें हमारा एक वीक एसिड होता है, इसमें हमारा एक वीक एसिड होता है, प्लस होता है साल्ट। किसका साल्ट? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। दैट्स व्हाई साल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब साल्ट है हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास वीक एसिड है एसिटिक एसिड, दिस इज अ वीक एसिड। तो इसका साल्ट अगर मैं बनाऊंगा विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसका साल्ट बनेगा CH3COONA। ना सी, अगर आप चेक करना चाहते हो ये साल्ट कौन सा साल्ट है, तो आप बेसिकली वही बात देखोगे, CH3CO it dissociates into CH3CO नेगेटिव प्लस Na प्लस, वाटर के साथ ट्रीट करो H प्लस एंड OH माइनस, तो बेसिकली आपका NaOH बनता है। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोक्साइड्स एंड ग्रुप सेकंड हाइड्रोक्साइड्स। Group first and group second hydroxides and oxides, they are usually strong bases, hydroxides and oxides। तो बात खत्म। अगर आपको ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड की हाइड्रोक्साइड एंड ग्रुप फर्स्ट की हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड मिलती है, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर हियर। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट जो है, ये साल्ट जो है, इट्स अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। गॉट इट? सो दिस विल बी एग्जांपल। वेरी गुड, गॉट इट। क्या आपको ये वाली एग्जांपल समझ में आ गई? तो अगर मैं कोई एग्जांपल आपको दूंगा बाद में आफ्टर द क्लास, तो आपको बताना है इट इज इट एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर में आपको पहले देखना है क्या इसमें वीक एसिड है, क्या इसमें साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस है। दिस इज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्टली हम कैसे बताएंगे? तो फॉर एग्जांपल मैं और एग्जांपल्स यहाँ पे लूंगा। आई टेक वन मोर एग्जांपल, आई टेक सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास HCN है। बेसिकली मैंने बताया आपको कौन कौन से एसिड्स वीक होते हैं, यहाँ पे रिवाइज होगा। दिस इज अगेन वीक एसिड। तो इसका साल्ट अगर मैं देखूंगा, व्हाट इज द साल्ट ऑफ दिस HCN, मतलब यहाँ पे HCN एसिड है, दिस इज वीक एसिड। अगर मैं CN का साल्ट देखूंगा, तो CN का साल्ट क्या होगा? TCN विल बी द साल्ट, NaCN विल बी द साल्ट। तो बेसिकली अगर आपके पास KCN है, यू कैन हाइड्रोलाइज दिस KCN, आपके पास K प्लस एंड CN माइनस आएगा। तो बेसिकली इट विल रिएक्ट विद H प्लस एंड OH माइनस, आपका KOH बनेगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। आपका यहाँ पे HCN बनेगा, दिस इज वीक एसिड। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, salt will be KCN और salt will be NaCN, और वी कैन राइट, मैं इसी में लिखूंगा NaCN भी हो सकता है। तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। गॉट इट? ये एग्जांपल समझ में आ गई? गॉट इट? ये एग्जांपल समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ना नंबर थर्ड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला एसिड है। मुझे बता इस एसिड का नाम क्या है? H2CO3। इस एसिड का नाम है, इस एसिड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो ये मेरे पास कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक्चुअली, क्या आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है? क्या आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड आपने पढ़ा है? क्या आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड पढ़ा है हीमोग्लोबिन में? अच्छा नहीं, आधे ने पढ़ा है आधे ने नहीं पढ़ा है। तो इसमें इसका रोल होता है, तो उसमें इसका रोल होता है बाइकार्बोनिक एसिड। तो उसमें इसमें इसका रोल, या रेस्पिरेशन में इसका रोल होता है, या कहेंगे हम ऐसे टू मेंटेन एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, उसमें भी इसका रोल आता है। तो छोड़ो उस बात को, बायोलॉजी को, अभी मैं बताऊंगा आपको फिर से। तो इसका साल्ट लेना है मुझे, H2CO3, दिस एसिड, दिस इज वीक एसिड। तो दिस इज वीक एसिड, इसका साल्ट बना, दैट इज K2CO3 और Na2CO3, दीज आर इट साल्ट्स। तो यहाँ से आपका KOH स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, एंड यहाँ पे कार्बोनिक एसिड वीक एसिड मिलेगा। सो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और यू कैन राइट Na2NO3, sorry, Na2CO3। So this is again an example of, acidic buffer solution। तो ऑर्गेनिक एसिड कोई भी ले लो आप यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एसिड HF। HF कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। तो वीक एसिड का साल्ट ले लो किसी स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब आपको H को मिलाना है विद ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, मतलब NaF, मतलब फॉर एग्जांपल KF, लाइक दैट। क्या बात समझ में आ गई? मतलब आपके पास HF वीक एसिड है, इसका साल्ट बनाना है, हाइड्रोजन को हटाना है। साल्ट मतलब वाटर के साथ F को ट्रीट करना है, वाटर के साथ ट्रीट करना है, मतलब HF को आपको वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? H प्लस एंड OH माइनस।
H plus and OH minus, like that आपको मिलेगा, सॉरी वेरी सॉरी, आपको HF, आपको इस साल्ट को लेना है, फॉर एग्जांपल आपको साल्ट को लेना है, मैंने यहाँ पे KF लिया, तो KF को बेसिकली आपको वाटर के साथ ट्रीट करना है, दिस विल बी K plus F minus, तो यहाँ पे वाटर का H प्लस आएगा, यहाँ पे OH माइनस आएगा, दिस विल फॉर्म KOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, आ गया स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस विल फॉर्म HF, दिस इज वीक एसिड, तो आ गया यहाँ पे वीक एसिड, तो आ गया यहाँ पे वीक एसिड। दिस इज वन मोर एग्जांपल, तो नोट डाउन करो इन एग्जांपल्स को, बस इतने एग्जांपल जो मैं यहाँ पे लिखूंगा दे आर मच एनफ। तो ये वाला एसिड, इस एसिड का नाम क्या है, इस एसिड का नाम क्या है, इस एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड है, कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड है। तो इसका साल्ट बनाओ, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Na बनाओ, HCOONA, लाइक दिस, जैसा ये एसिड है वैसा ये एसिड है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये है हमारे पास वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक और एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। इसी एग्जांपल को एक और बार देखेंगे, H2CO3, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा विद CaCO3, दिस इज अ साल्ट ऑफ, तो यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड। तो हैव यू गॉट इट हाउ वी कैन चूज एग्जांपल, क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, हम एग्जांपल को कैसे चूज करेंगे, तो हैव यू गॉट इट, हम एग्जांपल को कैसे चूज करेंगे, हैव यू गॉट इट हाउ वी कैन चूज एन एग्जांपल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर कौन सा होगा, क्या आपका आइडिया आ गया कि कौन से एग्जांपल एसिडिक बफर बनाएंगे, हैव यू गॉट इट। अगर आपका साल्ट वाला कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, मेरे पास फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड है, now this is again organic acid, so benzoic acid COOH, this is COOH, benzoic acid, and it is salt with a strong base, तो ये benzoic acid है, इसका salt बना, salt मतलब CO माइनस, यहाँ पे K लगा, तो दिस इज अगेन हमारे पास क्या है, एसिडिक बफर है। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक बफर्स। तो दिस इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, एग्जाम्पल को देख ही हम कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास वीक एसिड होगा और साथ साथ हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बस ये बात याद रखते हैं, वीक एसिड वीक एसिड वीक एसिड वीक एसिड वीक एसिड वीक एसिड, ये सब वीक एसिड्स हैं और ये इनके साल्ट है। साल्ट बहुत इजी बनाना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का एलिमेंट लगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम पोटेशियम कुछ भी लगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम पोटेशियम लगाया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, बस सिंपल कंसेप्ट है। तो मतलब आपके पास कोई भी एसिड होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला एसिड, इस एसिड को मैं रिप्लेस करूंगा, इस H प्लस को मैं रिप्लेस करूंगा फॉर एग्जांपल कैल्शियम से, इसको मैं रिप्लेस करूंगा कैल्शियम। तो कैल्शियम कौन सा एलिमेंट है, बाइवेलेंट कंपाउंड है, तो मुझे चाहिए दो मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस ट्वाइस सी, तो यहाँ पे मैं इसका 2 ले लूंगा, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। नाउ इट विल बी इजी, आई होप इट इज नाउ इजी, सर थोड़ा फिर समझाए, आई होप इट इज नाउ इजी। वन मोर एग्जांपल, अच्छा एक और एग्जांपल दूंगा, कोई बात नहीं, तो यार जितनी एग्जांपल चाहो ले लो, कोई बात नहीं, एग्जांपल्स की कमी नहीं है दुनिया। तो सी, एक हमारे पास वीक एसिड होना चाहिए, एक हमारे पास वीक एसिड होना चाहिए, तो हमारे पास वीक एसिड है H2S, एक इसका साल्ट होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप साल्ट बना सकते हो, तो इसका साल्ट बन जाएगा। हाइड्रोजन को कहाँ से रिप्लेस करोगे, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें वीक स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए, तो कोई भी ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट यहाँ पे लगाओ, फॉर एग्जाम्पल K2S। ना आप कैसे कहोगे K2S इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एक बार चेक करो, तो हमारे पास K2S है, दिस विल डिसोसिएट टू गिव मी ट्वाइस K प्लस प्लस इट गिव्स मी S2 माइनस, तो इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, यहाँ से वाटर का OH माइनस आएगा, यहाँ से H प्लस आएगा, तो बेसिकली हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेने हैं, दिस विल गिव KOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दिस विल गिव मी H2S, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज अ वीक एसिड, बेसिकली नाउ गॉट इट। जिन बच्चों को एक और एग्जांपल की जरूरत थी, नाउ गॉट इट, हो गया, आया समझ आपको। अब आपके पास वीक एसिड होना चाहिए एंड इट इज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, हो गया।
ये बात क्लियर होनी चाहिए क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में अलग कंसेप्ट लगाना है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई या मैं एक और एग्जाम्पल हूँ? अच्छा कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। मेरे पास वीक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, ये मेरे पास वीक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड। तो अगर मुझे इसका साल्ट बनाना है, दिस इज एसिटिक एसिड, तो एसिड का बेस के साथ रिएक्ट करो, इसका साल्ट बनेगा। तो बेस के साथ रिएक्ट करो, इसको बेस के साथ रिएक्ट करो, ये मेरे पास CH3COOH है, इसको बेस के साथ रिएक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल KOH के साथ। तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर रिलीज होगा, तो आपका सॉल्ट बन जाएगा CH3COOK। नाउ दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एट अ स्ट्रांग बेस। तो यहाँ पे इसका सॉल्ट विद वीक एसिड एट स्ट्रांग बेस, दैट इज दिस। नाउ गॉट इट? क्लियर हुआ आप? क्लियर हुआ आप? एक और मेथड से बताया, क्लियर हुआ आप? मुझे बोलो क्लियर हो गया तो मैं इनडायरेक्ट मेथड से जाऊंगा, दिस वाज डायरेक्ट मेथड। तो दिस वाज डायरेक्ट मेथड, अब मुझे बोलो क्लियर हो गया तो मैं इनडायरेक्ट मेथड को यहाँ पे यूज करूंगा। हो गया क्लियर या और एग्जांपल्स दूं? वेरी गुड, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया, हो गया क्लियर। तो आई मीना आपका क्लियर हो गया। तो अब मैं थोड़ा डिटेल में इस कंसेप्ट को ले जाऊं। अब मैं इस वेरी गुड मुस्कान, डन, वेरी गुड। अब मैं इस कंसेप्ट को और डिटेल में ले जाऊं। मेरे पास ये वाला सोल्यूशन है, मेरे पास ये वाला सोल्यूशन है, NaOH प्लस CH3COH। तो आपको बताना है क्या ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है, क्या ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है। तो आपको बताना है क्या ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज वीक एसिड। तो आपको बताना है, आप मुझे बता क्या ये एसिड बफर है या क्या ये एसिड बफर बना सकता है। इज दिस एन एसिडिक बफर? डायरेक्टली ये एसिडिक बफर नहीं है। एसिडिक बफर में हमारे पास वीक एसिड होना चाहिए, वो है, और हमारे पास होना चाहिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो यहाँ पे नहीं है। मींस डायरेक्टली ये बफर नहीं है। तो क्या इनडायरेक्टली बना सकता है? लेट अस ट्राई टू राइट, क्या इनडायरेक्टली ये बफर बना सकता है? बना सकता है, वेरी गुड। तो इनडायरेक्टली क्या बना सकता है हम देखेंगे यहाँ पे। नाउ सी इनडायरेक्टली कब बना सकता है। ये वाला कंपाउंड जो है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और दिस इज वीक एसिड। तो आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दैट कंप्लीटली आयोनाइजेस, दैट कंप्लीटली आयोनाइजेस। तो NaOH कंप्लीटली आयोनाइजेस। अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद दिस CH3COH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3COO माइनस Na प्लस, दैट इज सॉल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, दिस कंप्लीटली आयनाइज, ये वाला कंप्लीटली आयनाइज है 100%, अल्फा इज इक्वल टू 100%, बट दिस इज वेरी लेस, अल्फा यहाँ पे लेस देन है 5%, दिस आयनाइज वेरी लिटिल। तो इसका अगर मैं एक मोल ले लूंगा, दैट विल आयनाइज इसका H प्लस, मतलब यहाँ पे ये NaOH इसका OH माइनस रिएक्ट करता है इसके H प्लस, तब जाके हमारे पास वाटर निकलता है। अगर इसका मैं एक मोल लूंगा, तो इसका एक मोल इसके एक मोल H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म वाटर। तो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या होनी चाहिए? मेरे पास वीक एसिड बचना चाहिए। तो अगर मैंने इसका एक मोल लिया, इसका भी एक मोल लिया, तो मेरे पास वीक एसिड खत्म हो गया, मेरे पास वीक एसिड बचना चाहिए। सो द कंडीशन इन दिस केस इज, ये जो वीक कंपोनेंट है इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके मेरे पास 4 मोल्स है और इसके मेरे पास 1 मोल है, तो इसका एक मोल इसके एक मोल को ले जाएगा, स्टिल हमारे पास इसके 3 मोल्स रहेंगे। अगर इसके 3 मोल्स रहे मतलब हमारे पास वीक एसिड रह गए और हमारे पास बन गया ये कौन सा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? अगर मैं इसकी कंसेंट्रेशन सेम लेता, अगर मैं इन दोनों की कंसेंट्रेशन सेम लेता, तब क्या होता, OH माइनस एक मोल रिएक्ट करता विद 1 मोल ऑफ H प्लस, तब जाके हमारा ये H वीक एसिड यहाँ पे नहीं रहता। दैट इज द बेसिक कंडीशन, हमारे पास वीक एसिड होना चाहिए प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों बनने चाहिए, तो तब जाके ये बनता, लेकिन ये नहीं रहता। इसलिए कंडीशन क्या है, जो वीक कंपोनेंट है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लिखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में हम लिखेंगे, जो इन केस ऑफ एसिडिक बफर्स, इन केस ऑफ एसिडिक बफर्स, जो हमारे पास एसिड होगा वीक एसिड होगा,
उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए देन दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ना ये बात आपको याद रखनी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? मुझे बता, ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? टेल मी, ये बात क्लियर हो गई? इस चीज को आप कहीं पे नोट डाउन करना। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट बफर्स, अगर डायरेक्ट बफर नहीं दिया गया है, इनडायरेक्टली यहाँ से मिलेगा हमें बफर, तो क्या करना है, इन अगर आपके पास सिर्फ बेस और एसिड दिया गया है, तो आपको पहचानना है क्या ये एसिडिक बफर बनाया गया है, बेसिक बफर। तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बफर, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट बफर। तो इनडायरेक्ट बफर में आपका जो वीक एसिड है, इसकी कंसेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी लिखते हैं, दैट मींस कंसेंट्रेशन, it should be greater than that of strong base. Why? Because this is a strong electrolyte. अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके H प्लस को खा जाएगा, यहाँ पे वीक एसिड नहीं रहेगा। तो एसिडिक बफर में हमारे पास वीक एसिड भी होना चाहिए और इसका कंजुगेट बेस भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसकी और एक और एग्जांपल लेंगे। आप ये यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी एक और एग्जांपल लूंगा। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन से ज्यादा ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर, एसिडिक बफर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एसिडिक बफर? देयर कैन बी मोर देन वन आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, कैन एक्ट एज एसिडिक बफर। तो आपको बताना है एसिडिक बफर कौन एक्ट करेगा। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज, तो मेरे पास जो पहला वाला ऑप्शन है दैट इज CH3 COOH प्लस CH3 COONA। ना नंबर सेकंड इज, मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है KOH प्लस इट इज ट्रीटमेंट विद HCOOH। ना नंबर थर्ड इज, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है H2SO4 प्लस मेरे पास NaOH। द नंबर फोर्थ इज ऑल ऑफ दी। अच्छा, मैं फोर्थ ऑप्शन को भी लिखूंगा सो दैट मोर क्लियर हो जाएगा, ये पूरे एग्जाम्पल को यहाँ पे मेंशन करूंगा। ना द फोर्थ ऑप्शन इज, मेरे पास फॉर एग्जांपल HCN है, और मेरे पास HCN अगर होगा तो मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल KOH है। तो आपको बताना है इन चार में से विच अमंग दीज, तो एक से ज्यादा भी आंसर्स हो सकते हैं। विच अमंग दीज कैन एक्ट एज, which among these can act as acidic buffers? तो आपको बताना है which among these can act as acidic buffers। तो you can say 1 2 3 4, तो इनमें से कौन कौन है जो एक्ट करेगा या जो बना सकेगा एसिडिक बफर? अरे यार, मोर देन वन आंसर सर करेक्ट है, अभी बोला मैंने। शिवगुप्ता का आंसर आया 1 2 एंड 4। ओएस का आंसर आया 1 2। तो चेक करते हैं अब आंसर को। वेरी गुड, चेक करते हैं अब आंसर को। देखो, दिस इज अ डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ये वाला आंसर जो है दिस इज डायरेक्ट। सी, यहाँ पे वीक एसिड है, यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज डायरेक्ट, डायरेक्ट एसिडिक बफर। तो यहाँ पे कोई मेथड अप्लाई नहीं कर ना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास क्या है, KOH है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे आपका HCONA है, दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। HCOOH, दिस इज वीक एसिड। तो ये वीक एसिड है। तो यहाँ पे वही बात हो जाएगी ना, अगर हमारे पास KOH है और अगर हमारे पास अंश है, यहाँ पे मैं कंसेंट्रेशन भी लिखूंगा, दिस इज 0.3 मोलर एंड दिस इज 0.5 मोलर। ना दिस कैन एक्ट एज अ बफर। तो यहाँ पे वही बात हो जाएगी ना, यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका OH माइनस जो है 0.3 मोलर, वो इसके H प्लस 0.3 मोलर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करके वाटर बनाएगा। लेकिन यहाँ पे 0.5 है तो इसका रहता है कुछ 0.5। तो बेसिकली यहाँ से इन दोनों के मिक्सचर से आपको मिलेगा HCO के। तो आपके पास आ गया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस भी है।
तो सॉरी, आपके पास वीक एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हुआ, आपके पास वीक एसिड है, दिस इज अगेन बफर, दिस कैन एक्ट अगेन एज अ बफर। तो इस चीज को देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस कैन नॉट एक्ट एज बफर सोल्यूशन, दिस कैन नॉट एक्ट एज बफर सोल्यूशन। तो जिस किसी ने 3 आंसर दिया उसका गलत है, तो 3 किसी ने नहीं दिया, बहुत बढ़िया। तो लास्ट देखो HCN, HCN कौन सा एसिड है, वीक एसिड, और ये कौन सी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं इसकी कंसेंट्रेशन 0.7 लूंगा, इसकी कंसेंट्रेशन 0.1 लूंगा, तो इसको न्यूट्रलाइज करके इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी, मतलब HCN विल रिएक्ट विद KOH। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपका KCN बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो वाटर में से इसके 0.7, इसका 0.1, 0.1 इसका न्यूट्रलाइज होगा, तो यहाँ पे आपका एक तो ये कंपाउंड बनेगा, और HCN के भी 0.6 मोल्स रहेंगे। मतलब ये वाला जो मिक्सचर है, दिस विल लेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट, HCN plus KCN. Now this is weak acid. This is salt of weak acid and strong base. So this can also form a buffer solution. बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, जिस किसी ने 1, 2 and 4 दिया, अब क्लियर हुआ? मुझे लगता है अब क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होता है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस। जेईई मेंस में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शंस मुझे करेक्टली याद नहीं है, बट ऐसा ही क्वेश्चन आया। नाउ ऑल क्लियर, नाउ ऑल क्लियर। एसिडिक बफर क्लियर हो गया, एसिडिक बफर क्लियर हो गया, एक बार बोलो एसिडिक बफर क्लियर हो गया। हम बेसिक बफर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया। आज सेकंड में हम बेसिक बफर को डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आई विल स्टार्ट बेसिक बफर। ये सर क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक बफर को। नाउ व्हाट इज अ बेसिक बफर? जहां पे आपका वीक बेस होगा, व्हाट इज अ बेसिक बफर? बेसिक बफर में आपके पास क्या होगा, वीक बेस होगा। एक बात मैं बताना भूल गया, अच्छा वो मैं लास्ट पे बताऊंगा। बेसिक बफर में हमारे पास वीक बेस होगा, वीक बेस मतलब साल्ट होगा, किसका साल्ट? वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दिस इज द कंडीशन, कंडीशन बेसिक बफर की ये है, दिस इज द कंडीशन। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर बेसिक बफर? हमारे पास वीक बेस होगा प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस आप कहां से ढूंढोगे? एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड इज एक्सेप्ट, मतलब हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड इज एक्सेप्ट ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के हाइड्रोक्साइड्स, इनके हाइड्रोक्साइड्स या इनके ऑक्साइड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनके बगैर अगर आपको ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट के बगैर हाइड्रोक्साइड मिलेगा, दैट्स अ वीक बेस। तो सिंपली ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, then this will be a weak base, aluminum hydroxide, that will be a weak base। तो बेसिकली हम यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, प्लस इट इज साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कहाँ से मिलेगा इसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड? तो अगर आपको ये वाली बात याद नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करो, फॉर एग्जाम्पल HCl के साथ। तो यहाँ पे साल्ट में न्यूट्रलाइजेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, आपका साल्ट बनेगा NH4Cl। सो NH4Cl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस NH4Cl। नाउ गॉट इट, बहुत इजी है, नाउ गॉट इट, मतलब बहुत इजी है एग्जाम्पल बनाना, बहुत इजी है एग्जाम्पल बनाना। इट इज वेरी इजी टू राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ओवर हियर, बहुत इजी है इसकी एग्जाम्पल बनाना। गॉट इट? नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगा, NH4Cl मेरे पास है प्लस NaOH है। क्या ये बेसिक बफर है? आपको बताना है क्या ये बेसिक बफर है, क्या ये बेसिक बफर है? तो यहाँ पे आपका बेस जो है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपके पास क्या होना चाहिए, वीक बेस। तो दिस इज नॉट बेसिक बफर, नॉट अ बेसिक बफर, दिस इज नॉट अ बेसिक बफर, बिकॉज आपके पास होनी चाहिए वीक बेस, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, देयरफॉर दिस इज नॉट अ बेसिक बफर। तो अगर हम ये वाला पार्ट लेंगे, इफ आई टेक दिस पार्ट, मेरे पास NaCl है और मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस,
दिस अ वीक बेस, तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये वाला देखो, दिस अ सॉल्ट ऑफ, ये किसका सॉल्ट है, NaOH एंड HCl, salt of strong acid and strong base, this cannot act as a buffer, this cannot act as a basic buffer। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कहाँ पे एसिडिक बफर होगा, कहाँ पे बेसिक बफर होगा। लेट मी टेक 1 or 2 एग्जांपल्स फ्रॉम दिस। बेसिक बफर से 1-2 एग्जांपल, उसके बाद आप 8-10 मिनट फिर से ज्वाइन करना, तो दैट ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और इसका पीएच कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात क्लियर हुई। अब मुझे बता, ये वाला अगर मेरे पास NH4OH है, प्लस मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास HNO3 है, तो मुझे पता ये वाला क्या एक्ट करेगा एज, विल दिस एक्ट एज, क्या ये एक्ट करेगा एज बेसिक बफर। नाउ दिस HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। तो यहाँ पे डायरेक्टली वीक बेस भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट साल्ट नहीं है। तो चलो देखते हैं साल्ट बनेगा यहाँ पे या नहीं बनेगा। लेट अस सी साल्ट विल बी फॉर्मड और नॉट। तो मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस मेरे पास HNO3 है, तो बेसिकली यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो मेरे पास वाटर निकल के आएगा, प्लस मेरे पास बन जाएगा NH4NO3, दिस इज साल्ट। सो ये साल्ट किस किस एसिड का बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का बना हुआ है। दिस साल्ट इज फॉर्मड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो बेसिकली आपके सॉल्यूशंस में अब है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब जिस वाली कंडीशन सेटिस्फाई है और ऑलरेडी आपके पास है वीक बेस, ये सेटिस्फाई होते हैं प्रोवाइडेड यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इज मोर देन दैट ऑफ HNO, जो भी वीक कंपोनेंट है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। आई होप नाउ इट इज क्लियर, आई होप नाउ इट इज क्लियर, आई होप नाउ इट इज क्लियर। तो मुझे लगता है अब ये क्लियर है बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है। तो एसिडिक बफर में हमारे पास क्या होता है, एसिडिक बफर में हमारे पास वीक एसिड होता है, प्लस इसका साल्ट होता है विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर में हमारे पास क्या होता है, वीक बेस होती है, प्लस इसका साल्ट होता है वीक बेस का विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बात हमने क्लियर की। तो अब हम पीएच की बात करेंगे, इसका पीएच कैसे निकालते हैं और इसका पीएच कैसे निकालते हैं। तो अब हम पीएच की बात करेंगे, पीएच कैसे निकालते हैं इसका और इसका पीएच कैसे निकालते हैं। इन केस ऑफ एसिडिक बफर पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग टू द बेस 10 ये होगा, प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइड बाय एसिड, कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो बेसिकली बहुत इजी है निकालना। आपके पास पीके दिया हुआ होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दी हुई होगी, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड दिया हुआ होगा। तो इन केस ऑफ बेसिक बफर पीएच इज इक्वल टू, इन केस ऑफ बेसिक बफर पीएच इज इक्वल टू, इन केस ऑफ बेसिक बफर पीएच इज इक्वल टू पीकेबी, तो यहाँ पे पीकेबी होगा प्लस log 10 salt divided by base, concentration of salt divided by concentration of base। तो बेसिकली दिस इज वेरी इजी। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने पहले भी कहीं डिराइव की थी इन केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिस में। एक बार मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है। तो बेसिकली आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्टली ये फार्मूला याद रखनी है, पीएच ऑफ एसिडिक बफर और बेसिक बफर। आपको सिर्फ एक दो में से याद रखे, फिर इन केस ऑफ एसिडिक बफर सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड एंड इन केस ऑफ बेसिक बफर सॉल्ट डिवाइड बाय बेस। तो ये दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे याद रखनी है, इन केस ऑफ एसिडिक बफर सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड एंड इन केस ऑफ बेसिक बफर सॉल्ट डिवाइड बाय बेस। क्या ये याद रहेगा, क्या ये याद रहेगा? दिस दीज टू इक्वेशंस दे आर नोन एज एंडरसन इक्वेशंस, एंडरसन इक्वेशंस। तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग एंडरसन इक्वेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडरसन इक्वेशन, या क्वेश्चन आएगा एंडरसन इक्वेशन इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन एसिड एंड बेस। फॉर एसिड बफर सॉल्यूशंस आपका साल्ट डिवाइड बाय एसिड, फॉर बेस बफर सॉल्यूशन आपका साल्ट डिवाइड बाय बेस। फॉर एग्जांपल अगर इस पे एक क्वेश्चन लेंगे, डिटरमाइन पीएच ऑफ, determine pH of a solution of
a solution of acetic acid whose Ka is, इसका Ka है 1 into 10 to the power minus 5 for example. इसका K है 10 to the power minus 5. Let us take 10 to the power minus 5 so that it becomes little bit easier. Whose Ka is 10 to the power minus 5. Whose Ka is 10 to the power minus 5. तो यहाँ पे Ka दिया हुआ है. pH of a solution of acetic acid and it is salt with sodium hydroxide. Salt with sodium hydroxide मतलब salt कौन सा होगा? CH3CONA. This is salt. Whose concentration is, इसकी concentration है 0.1 molar and the concentration of, इसी पे लिखूंगा, pH of 0.1 molar and the concentration of acetic acid is 1 molar. बस आपको दिया हुआ है, आप लिखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है. तो यहाँ पे लिखो आपके पास गिवन जो है, आपके पास गिवन है कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड. कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड है, इट इज 0.1 मोल. तो कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट भी दी हुई है, साल्ट की कंसेंट्रेशन इट इज 0.1 मोल. तो आपके पास pKa दिया हुआ है, pK is 10 raised to power minus 5. Now Ka आपके पास दिया हुआ है, not pK, आपके पास Ka दिया हुआ है. तो Ka is 10 raised to power minus 5. क्या Ka से आप pKa बना सकते हो? क्या Ka से आप pKa बना सकते हो? Now आपको पता है pKa is equal to minus log of Ka. You know this formula. So this will be minus log of Ka का वैल्यू है 10 raised to power minus 5. तो -5 को यहाँ ले जाओ, -5 से भी प्लस, दिस विल बी 5. तो pKa आपका बन गया +5. बस यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, pH विल बी इक्वल टू pKa आपका 5 बन गया प्लस log ऑफ concentration of salt. What is the concentration of salt? 0.1 divided by concentration of acid, it is 0.1. so इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, इससे this will cancel this thing. तो आपका pH बन के आएगा 5. Is it easy now? Is it easy? मुझे बताए क्या इजी है ये, मुझे बताए क्या ये इजी है टू डिटरमाइन pH. तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने, यहाँ पे Ka दिया, pKa नहीं दिया. तो आपको पता है pK इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka. तो सिंपल रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करने हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्वेश्चन को. या डायरेक्टली आपको pKa देगा या pKb देगा. नाउ इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी. तो यहाँ पे आप POH निकालना सर, यहाँ पे आप POH निकालना या आप pH निकालो. यहाँ पे याद रखो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. तो यहाँ पे आप POH निकालो, उसके बाद pH निकालो. POH निकला, उसको 14 से माइनस करो, यू विल गेट द आंसर. गॉट इट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताऊंगा इसका. सर ये इजी है, वेरी गुड. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, हाउ डज दिस वर्क. तो ये कैसे वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल ब्लड में कैसे pH वर्क करेगा. अगर ये बफर सॉल्यूशंस नहीं होते थे क्या, तो क्या होता है? तब हम कोई भी चीज खा नहीं सकते. यार सी, हम बहुत सारी चीज खाते हैं, वी टेक लॉट ऑफ थिंग्स. तो उनमें से बहुत सारे सब्सटेंसेस ज्यादा एसिडिक होते हैं. तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा होता है. या हम वो चीजेस खाते हैं जिनमें ज्यादा बेसिक कंडीशन होती है, तो उसकी वजह से ज्यादा बेसिक कंडीशन मेंटेन होता है. तो एक्चुअली इस चीज को रोकने के लिए बफर काम करता है. तो कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ बफर यहाँ पे दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा. वर्किंग ऑफ बफर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन, या आपको एग्जाम में आएगा हाउ डज अ बफर सॉल्यूशन वर्क. तो यहाँ पे आप लिखो हाउ डज बफर सॉल्यूशन वर्क. हाउ डज बफर सॉल्यूशन वर्क. नाउ लेट अस सी हाउ डज बफर सॉल्यूशन वर्क. मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल लूंगा एसिडिक बफर को, और बेसिक बफर को भी आप ले सकते हो. एक से ले, मतलब कोई एक दो में से चूज करके मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा हाउ डज अ बफर सॉल्यूशन वर्क. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिडिक बफर है, मेरे पास एसिडिक बफर है. तो मुझे देखना है हाउ डज एसिडिक बफर वर्क. तो एसिडिक बफर फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका है, वीक एसिड है और इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज CH3CON. But tell me, this is a weak acid, it will dissociate. If it dissociates, it will give me CH3CO minus plus H plus ion.
बेसिकली कल जो लेक्चर हमारा होगा कॉमन आयन इफेक्ट, उस पे बेस्ड है ये। तो ये बात आपको पता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट डेड स्टेट होगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है ना। दो में से अगर एक भी पार्ट स्ट्रांग होगा देन इट्स अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, सो इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी मेंटेन्ड। इन दिस केस वी विल गेट CH3COO माइनस प्लस वी गेट Na प्लस। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप। ये मेरा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ये वाले पार्टिकल्स भी हैं, सोल्यूशन में ये वाला साल्ट भी है। तो हमारे सोल्यूशन में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ से रिलीज होती है। तो जितना ज्यादा H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन रिलीज होगा उतना हमारा सोल्यूशन एसिडिक होगा। नाउ हाउ द बफर वर्क्स, तो बफर हमारा यहाँ पे फर्निश करता है CO3 CH3CO माइनस आयन। नाउ व्हाट विल डू these minus ions do? These CH3CO negative ions will react with this H plus ion and they will form CH3COH, they will form CH3COH। तो बेसिकली ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू लीचर प्रिंसिपल। अगर आप कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन विल फेवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाई द रिएक्शन फेवर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन? बिकॉज बफर सॉल्यूशन ऐड करता है एक ऐसा आयन जो कॉमन है टू दैट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस आयन इज कॉमन टू दैट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी CH3CO की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, दिस कंसेंट्रेशन प्लस दिस कंसेंट्रेशन। तो अगर ये कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो H प्लस आयन कंज्यूम होगा ज्यादा। अगर H प्लस आयन कंज्यूम होगा ज्यादा तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एज अ रिजल्ट जो एसिडिक एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में क्रिएट होता था वो एसिडिक एनवायरनमेंट आप क्रिएट ना होके वहां पे pH मेंटेन होगा, वहां पे pH मेंटेन होगा। गॉट इट? आई होप आपने इस बात को समझा होगा। Now this phenomenon is known as common ion effect। आई होप आपने इस बात को समझा होगा। मुझे बोलो आपने इस बात को समझा? अच्छा एक बात रिपीट करूंगा, नाउ सी, एक बार इसको रिपीट करूंगा। मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, या मेरे पास ये कंपाउंड है H2CO3। तो बॉडी में ये होता है, इट डिसोसिएट्स टू गिव मी 2H plus ions plus carbonate ion, isn't it? So this reaction is catalyzed by this weak acid. This reaction is catalyzed by zinc anhydrase enzyme. Zinc anhydrase enzyme. Zinc anhydrase enzyme. It brings us about the dissociation of, it brings about the dissociation of carbonic acid into carbon dioxide, carbonate ion। तो यहाँ पे आपका कार्बोनेट आयन मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर है? नाउ अगर ये बाइकार्बोनिक एसिड बॉडी में इंक्रीज होगा तो ये मेरा H प्लस आयन ज्यादा देगा। अगर ये H प्लस आयन ज्यादा देगा तो मेरी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा होगा। तो ब्लड में कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड ज्यादा होगी तो ब्लड विल बी एसिडिक, तो ब्लड का pH लेस देन 7 होगा। इन दिस केस ब्लड विल बी मोर एसिडिक। वो अगर ब्लड ज्यादा एसिडिक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, इसका बफर सोल्यूशन होता है। बफर सोल्यूशन मतलब इसका हम साल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल K2CO3। तो K2CO3 will dissociate to give me twice K plus ions plus it gives me carbonate ion। Now ये जो carbonate ions है, these are common ions to the ions of weak electrolyte। Now this is a weak electrolyte, weak acid means weak electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट के मेरे पास ये दो आयन्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के मेरे पास ये दो आयन्स हैं। अब जो मैंने साल्ट लिया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, उसने आयन्स फर्निश किए। तो एक आयन उसने ऐसा फर्निश किया जो इनसे न मिलता है न जुलता है, इसको हम कॉमन आयन नहीं कहेंगे। दूसरा आयन ऐसा फर्निश किया दैट रिजेम्बल्स द आयन्स ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कार्बोनेट आयन यहाँ पे कॉमन आयन। कॉमन टू व्हाट? कॉमन टू द आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ओवरऑल सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, ओवरऑल सोल्यूशन में कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इट इंक्रीज। तो अगर आपके कार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो क्या ये इससे रिएक्ट करेगा? इट कैन रिएक्ट विद ट्वाइस H प्लस बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो यू कैन गेट बैक, तो आपका वापस आ जाएगा H2CO। तो उससे क्या होगा, एसिड इज अ स्पेशीज व्हिच गिव्स H प्लस आयन। तो H प्लस आयन यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे तो एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एसिडिक नेचर डिक्रीज हो गया मतलब pH मेंटेन हो गया। तो ब्लड का pH मेंटेन होता है बाय दिस प्रोसेस। गॉट इट नाउ? Have you got it now? मुझे एक बार क्लियर करके बोलो, आपको ये बात समझ में आ गई? हाउ द ब्लड ऑफ pH इज मेंटेन। ये बात मुझे क्लियर करके बोलो, बाकी बच्चे भी बोलो, शुभ तक को क्लियर हो गया। हाउ द pH ऑफ ब्लड इज मेंटेन। वेरी गुड, यस सर, नाउ गॉट इट, बहुत बढ़िया।
तो दिस इज द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म आप बायो में पढ़ोगे तो इस मैकेनिज्म से बायो में क्वेश्चन आता है। नाउ जिंक एनहाइड्रेस इज एन एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैरी आउट करता है। जिंक एनहाइड्रेस, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर कोई पूछेगा वहां पे व्हाई दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बिकॉज़ दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाई इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज़ इट्स अ वीक एसिड। तो अगर H2CO3, अगर H2CO3, तो अगर मेरे पास H2CO3 दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक एसिड, ये डिसोसिएट होगा, इट विल गिव मी H2, सॉरी, it will give me twice H plus ion, plus it will be carbonate ion. So these are the ions of weak electrolyte. These are ions of weak electrolyte. Now what are the ions of weak electrolyte? H plus and CO3 2 minus. तो हम इसको salt ऐड करते हैं बिकॉज बफर सोल्यूशन में salt होता है। तो salt फॉर एग्जांपल हमारे पास Na2CO3 है। Basically NO2CO3, Na2CO3 will dissociate to give me Na2 plus, plus it will give me carbonate ion. तो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज इस साल्ट में हमारा बेस जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग, इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉरी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो है वो बहुत ज्यादा होता है, देयरफॉर इट विल डिसोसिएट। तो मैं यहाँ कहूंगा ions of this salt they are Na plus. So Na plus is not common to H plus and carbonate ion, means it is not common to the ions of weak electrolyte acid. तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है? CO3 2 माइनस इज कॉमन। तो यहाँ पे CO3 2 माइनस इज कॉमन। तो ये कहाँ से आया? ये साल्ट से आया। तो यहाँ पे इंक्रीज होगी कंसेंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था, इफ यू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, एंड इफ यू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग अ कॉमन आयन which is common to that of the ions of the electrolyte. तो बेसिकली यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी तो इसका जो Ka था ऑरिजिनली वो कम हो जाएगा, डेसोसिएशन इसकी कम हो जाएगी, सुप्रेशन हो जाएगी आयन, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट की। तो बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो जो यहाँ पे आपका पीएच इंक्रीज होता था ना, वो पीएच अब डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल आपका पीएच मेंटेन होगा। ओवरऑल आपका पीएच मेंटेन होगा। तो कैसे मेंटेन होगा? बिकॉज ऑफ बफर। So that's how the buffer resistance change in pH. Now I hope आपने को ये बात समझ में आई होगी। तो बायो वाला सर आपको ये बात नहीं बताएगा, ये बात आपको यहाँ से खुद लेके जाना है, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पूरा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे आप उस सर को वहां पे तंग नहीं करोगे, तो यहाँ से आप इस कंसेप्ट को खुद लेके जाओगे। तो यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बायो पॉइंट ऑफ व्यू। एक, इसको जिंक एनहाइड्रेस एंजाइम कैटालाइज करता है, तो बेसिकली कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एसिड इनटू कार्बोनेट आयन एंड ट्वाइस H प्लस आयन। नाउ आई होप आपने ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। बस लास्ट पॉइंट जो है इसका डिस्कस करना है हमें। लास्ट पॉइंट जो है इसका डिस्कस करना है, इसमें 1-2 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम क्लास को क्लोज करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको आइडिया दिया यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का। तो कॉमन आयन अगर ऐड करेंगे तो आयनाइजेशन कम होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू लीचेट प्रिंसिपल। कल इसी को डिस्कस करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में, बिकॉज आप रिस्पॉन्स जो देते हो, आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हो। आपका रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज फॉर बेटर देन अदर स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर बेटर देन अदर स्टूडेंट्स। Now last thing in the buffer solutions is buffer capacity. Buffer capacity. Now what is buffer capacity? Buffer capacity क्या होता है? तो यहाँ पे आप लिखो थोड़ा सा इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus or OH minus, number of moles of H plus or OH minus ions we change the pH of buffer, we change the pH of buffer by unity, we change the pH of buffer solution
और बफर बाय यूनिटी इज नोन एज बफर कैपेसिटी। तो इसी को हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। मतलब समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मेरे पास दो सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन ए एंड दिस इज सॉल्यूशन बी। ये दो सॉल्यूशन है मेरे पास। मानो इसको मैं ऐड करता हूँ एसिड, फॉर एग्जांपल इसको मैं 0.4 मोल्स ऑफ HCl ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एसिड ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0.3 मोल्स ऑफ HCl ऐड करता हूँ। आई एम एडिंग एसिड। तो एसिड ऐड करने से यहाँ पे चेंज इन पीएच नहीं होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे चेंज इन पीएच नहीं होना। अगर यहाँ पे चेंज इन पीएच आएगा देन इट्स नॉट अ बफर सोल्यूशन। तो इस बफर सोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए कितने H प्लस आयन्स फ्रॉम एसिड मुझे चाहिए, कितने OH माइनस आयन्स मुझे यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल कितने OH माइनस आयन्स मुझे चाहिए इस सॉल्यूशन के, कितने H प्लस आयन चाहिए, कितने OH माइनस आयन चाहिए, so the pH of the buffer solution changes by unity. Let pH of this solution changes by unity after adding 0.4 moles of HCl. तो मैं फॉर एग्जांपल ले लूंगा यहाँ पे जो pH ऑफ सॉल्यूशन A है, pH ऑफ सॉल्यूशन A जो है वो चेंज होता है बाय यूनिटी, इट चेंजेस बाय यूनिटी, इट चेंजेस बाय यूनिटी ऑन एडिंग। अगर मैं इसमें 0.7 मोल्स ऑफ HCl ऐड करूंगा तब जाके ये ऐड चेंज होता है बाय यूनिटी, लेट इट बी 0.7। तो यहाँ पे मैं कहूंगा pH ऑफ सॉल्यूशन B changes by unity, that is buffer capacity, changes by unity if I add 0.3 moles of 0.3 moles of solution B, sorry 0.3 moles of acid। तो बस आपको यहाँ पे बताना है which will have more resistance to change, क्या इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है या इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है। इन दोनों में से किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है। ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगा, जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स को बियर करेगा। दिस बियर 0.7 नंबर ऑफ मोल्स, दिस बियर 0.3 नंबर ऑफ मोल्स। तो ज्यादा कौन बियर करता है, ये वाला जो ज्यादा बियर करता है वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा। देयरफॉर यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है दिस इज बेटर बफर एंड दिस इज नॉट अ गुड बफर एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन ए। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन ए इज बेटर बफर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन बी, बिकॉज बफर इज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट्स चेंज इन पीएच। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है जब 0.7 मोल्स ऐड करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है जब कम नंबर ऑफ मोल्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो सॉल्यूशन ए इज बेटर बफर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन बी। बस ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे बता, एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा। तो आपको बताना है आउट ऑफ सॉल्यूशंस x y and z which one is arranged in the order of better buffer capacity या which among these is the best buffer। तो मेरे पास सॉल्यूशन A है, मेरे पास सॉल्यूशन B है और मेरे पास सॉल्यूशन C है। आई एम एडिंग H2SO4। तो इसमें मैं H2SO4 ऐड करता हूँ 0.1 मोल, इसमें मैं H2SO4 करता हूँ 0.01, इसमें मैं H2SO4 करता हूँ 0.01 मोल। तो आई एम एडिंग H2SO4 टू चेंज देयर पीएच, इनका पीएच मुझे चेंज करना है बाय यूनिट। तो आपको बताना है इन तीन में से सबसे ज्यादा बेटर बफर कौन सा है। तो आपको बताना है इन तीन में से सबसे ज्यादा बेटर बफर कौन सा है। बहुत बढ़िया, किसी ने आंसर दे दिया। सबसे ज्यादा बेटर बफर कौन सा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए इज बेटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ए इज द मोस्ट बेटर बफर देन बी देन सी। तो ये बात आपको याद रखने, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आया है, हो सकता है इससे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली बफर सॉल्यूशन की पूरी माया को पलट दिया है। इट बियर्स मोस्ट, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंगली वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने बफर सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है इसको पूरा खत्म किया। तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा कल का क्लास होगा, एक्चुअली दैट विल बी ए लिटिल, मतलब उसमें कम टाइम लगेगा। दैट विल बी कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद जो हमारा सैटरडे संडे का क्लास होगा दैट विल बी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होगा। फिर आप मंडे को प्रैक्टिस करोगे
और ट्यूसडे या वेडनेसडे से हम फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तो 2 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, मैं इसको जूम क्लास ले लूंगा, तब जाके हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन गिव मी डिफरेंट क्वेश्चंस, सो दैट आई विल टेक ऑल दोस क्वेश्चंस, सो दैट आपका इक्विलिब्रियम मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? तो किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट ऑफ, मतलब थैंक्स फॉर यू। मैं, अगर आप हो तब मैं हूँ, अगर आप नहीं हो तो मैं नहीं हूँ, मतलब मैं आपसे हूँ। मेरी यादें अपने स्टूडेंट से जुड़ी हुई है। आई एम बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। जबीना अख्तर, अरे यार अब क्या कर रहा है? थैंक्स अ लॉट सर। तो इक्विलिब्रियम का आप बहुत सारा वो लव सर, लव यू ऑल गाइस। एक्चुअली आई लव माय स्टूडेंट्स वेरी मच, बहुत ज्यादा मैं प्यार करता हूँ अपने स्टूडेंट से। टीचर्स आर रियल मेंटर्स, थैंक यू। तो एक्चुअली मुझे मतलब मुझे वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। उनके लिए मैं मतलब विद इन 24 आवर टीचर हूँ, तो अगर वो मुझे किसी भी टाइम इन 24 आवर्स में कहेंगे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बस बेसिकली मैं सिस्टम पे होना चाहिए, घर में होना, अगर मैं घर में हूँ तो उस टाइम अगर मैं घर में होता तो आई विल डेफिनेटली गिव देम द रिस्पॉन्स। आई शुड बी फ्री, देन आई विल डेफिनेटली गिव द रिस्पॉन्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सर इनको बोलो चैनल, अरे यार कोई करता नहीं है, अब मैं क्या कहूंगा, इनको मैंने बोला था चैनल को सब्सक्राइब करो, यार कोई करता नहीं है, तो अब मैं ज्यादा जोर भी नहीं लगाऊंगा ना। मुझे एक, अच्छा एक बात मुझे यहाँ पे आपको बोलनी है, खुदा सर एक बात आपको बोलनी है। थैंक्स, अल्लाह ब्लेस यू। तो एक बात मुझे आपको यहाँ पे बोलनी है, एक्चुअली आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल, मैं अपनी अलग से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस चैनल का नाम भी मैं 2-3 दिन में दूंगा, जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे जीओसी, तब हम उस चैनल पे अपने लेक्चर्स डालेंगे, तो उस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें। तो एक और बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ 11th का, बट दैट विल बी पेड बैच। वो व्हाट्सएप ऐप पे होगा, दैट विल बी पेड बैच। तो वो बैच 5 जून से ऑलमोस्ट, या 10 जून से स्टार्ट होगा। तो वहां पे हम स्टार्ट से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको बोल सकते हो, दे कैन आई कैन ऐड देम इन अ ग्रुप एंड दे कैन सब्सक्राइब दैट, और तो वो उस लाइव क्लास में आ सकते हैं। उनके लिए मैं वो स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी पेड बैच। तो उसके लिए वो उतना पेड नहीं है, दैट फॉर होल केमिस्ट्री उसका मैंने फी रखा है 2900 फॉर होल 11th क्लास केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं, 2900 नहीं, उसका मैंने रखा है एक महीने का 500। तो 5-6 महीने में सिलेबस करूंगा, खत्म करूंगा। दैट विल बी फ्रॉम 10th जून, होपफुली 10th जून से मैं स्टार्ट करूंगा, तो उसकी लिंक मैं आपको दूंगा। जब मैं अपनी चैनल 2-3 दिन के बाद लगाऊंगा तो उसकी लिंक मैं आपको दूंगा। तो नया बैच में स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड जून बैच, तो उसको मैं जून बैच के नाम से रखूंगा। और वो जिन बच्चों को कहीं प्रॉब्लम होगी वो बच्चे उस पर ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लास नहीं होगा, आपका यहाँ पे भी क्लास होगा, तो जो बच्चे वहां पे भी आना चाहते हैं वो बच्चे वहां पे भी आएंगे। बट वहां पे मंथ का आपको 500 फी देना पड़ेगा। 500 इज नॉट अ बिग डील, तो हम यहाँ पे